हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस बुक चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि फाइबर फैब्रिक कैसे बनता है। तो जैसा कि आपने अपने घर में सुना होगा कि आपकी मम्मी बोलती होगी कि ये सिल्क की साड़ी है, ये कॉटन की साड़ी है, या आपके पापा बोलते होंगे कि ये पॉलिस्टर का पैंट है, या फिर बोलते होंगे कि ये खादी का कुर्ता है। तो आपने जो शब्द सुने हैं जैसे कि कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर एक्सेट्रा, यही फैब्रिक है। अगर आपको जानना है कि ये फैब्रिक कैसे बनते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक। Paheli and Bozo won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some cloths or fabrics were cotton and some were synthetic. He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk sarees as well. Paheli and Bozo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton sari. तो देखिए क्या होता है कि पहेली और बोझो ने अपने स्कूल में हुए साइंस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ जीता। वे बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदने का ठाना। अपने जीते हुए पैसे से जब उन्होंने बहुत सारे कपड़े देखे तो वे कंफ्यूज हो गए। शॉपकीपर ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक के। उनके पास उलन मफलर और शॉल भी था। वहाँ बहुत सारी सिल्क की साड़ी भी थी। पहेली और बोझो बहुत एक्साइटेड फील कर रहे थे। वे हर एक फैब्रिक को टच करके फील करते थे। आखिरी में उन्होंने एक वुलन मफलर और एक कॉटन साड़ी ली। After their visit to the cloth shop, Paheli and Bozo began to notice various fabrics in their surroundings. They found that bed sheet, blankets, curtains, tablecloths, towel and dusters were made from different kinds of fabrics. Even their school bag and the gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk or synthetic. Can you also identify some fabrics? तो देखिए फिर क्या होता है कि जब वो क्लॉथ शॉप से वापस आ गए तो वे हर एक तरह के फैब्रिक्स को अपने सराउंडिंग में नोटिस करना शुरू कर दिया। उन्हें पता चला कि बेड शीट्स, ब्लैंकेट, कर्टेन्स और टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल्स और डस्टर भी अलग अलग तरह के फैब्रिक्स से बना है। स्कूल बैग्स और गन्नी बैग्स भी अलग अलग टाइप्स के फैब्रिक्स से बने हैं। उन्हें पता चला कि ये सब फैब्रिक्स कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक हैं। क्या तुम्हें भी कुछ फैब्रिक्स के नाम पता है? तो चलिए अब देखिए 3.1 में वैरायटी इन फैब्रिक्स। अब जो है फैब्रिक्स में वैरायटी के बारे में हम लोग जानेंगे। एक्टिविटी 1 है विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic. After asking for help from the tailor. तो देखिए पास के कहीं दर्जी के दुकान पर जाओ, फैब्रिक्स के कटे हुए टुकड़े को कलेक्ट करो, हर एक पीस को टच करके फिल करो। अब टेलर की मदद से
फैब्रिक्स को कॉटन, सिल्क, ऊल या सिंथेटिक में लेबल करो। Do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabrics, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? Figure 3.2. तो फिर देखिए, क्या तुम्हें यह पता चला कि ये अलग अलग फैब्रिक्स किन से बनते हैं? जब तुम एक फैब्रिक को देखोगे तो वह एक मामूली पीस दिखेगा। अब तुम उसे पास से देखो, तुमने क्या नोटिस किया? तो आप ये फिगर 3.2 में देख पा रहे हैं कि ये एक छोटा सा एक पीस है जो कि फैब्रिक है। तो देखिए, अब चलिए एक्टिविटी 2 में हम लोग देखते हैं। सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1. नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज thread or yarn at one of the edges and pull it out. Figure 3.3. If no loose yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. उस कॉटन फैब्रिक के पीस को लो जिसे तुमने एक्टिविटी 1 में लेबल किया था। अब ट्राई करो कोई लूज थ्रेड या यार्न को किसी कोने से खींच सको और एक यार्न को खींचकर निकाल लो, जैसा कि तुम फिगर 3.3 में देख सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी लूज यार्न नहीं दिखे तो तुम आराम से एक पिन या नीडल की मदद से एक यार्न को निकालो। तो देखिए, आप 3.3 में देख सकते हैं किस तरह से यार्न को निकाला जा रहा है। We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of? हमें पता चल गया कि फैब्रिक यार्न से बनता है। अब ये यार्न किनके बनते हैं? अब देखिए 3.2 फाइबर एक्टिविटी 3 हम लोग पढ़ेंगे। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल. Now press on end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn splits up into these strands? Figure 3.5. तो फिर देखिए कि आप जो है एक कॉटन फाइबर के पीस से एक यार्न खींचकर निकाल लो। इस यार्न के पीस को टेबल पर रख दो। अब यार्न के एक पीस को अपने थंब से दबा दो। यार्न के दूसरे एंड को पकड़कर अपने नाखून से खींच लीजिए, जैसा कि फिगर 3.4 में दिखाया है। तो देखिए, आप 3.4 में देख पा रहे हैं। तो 3.4 में दिखाया है। तो क्या तुम्हें एंड पर कुछ दिखा? क्या यार्न पतले स्ट्रैंड्स में बदल गए? You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time, the end of the thread is splitted into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. तो क्या तुमने कभी एक सुई में धागा डाला है? क्या तुमने भी बहुत बार ऐसा? तो देखिए बच्चों, ये लाइंस कुछ हार्ड है, तो आप इसे क्लियरली समझिएगा। तो देखिए क्या है कि क्या तुमने कभी एक सुई में धागा डाला है? क्या तुमने भी अभी जैसा हुआ वैसा ऑब्जर्व किया है? यानी बहुत बार ऐसा होता है कि जब तुमने एक नीडल में थ्रेड डाला होगा तो जो तुम्हारा यार्न होगा वो पतले स्ट्रैंड्स में बदल जाता होगा। यह डिफ़िकल्ट बना देता है जब हम थ्रेड को नीडल के आई से पास करते हैं। थ्रेड के पतले स्ट्रैंड्स जिन्हें हम देखते हैं वो भी पतले स्ट्रैंड से बने रहते हैं, उन्हें हम फाइबर कहते हैं।
Fabric are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. When do these fibers come from? तो देखिए फैब्रिक यार्न के बने होते हैं और यार्न फाइबर के बने होते हैं. तो ये फाइबर कहाँ से आते हैं? The fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. Cotton and jute are example of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. तो देखिए कुछ फैब्रिक्स जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क और ऊल के फाइबर प्लांट और एनिमल्स से मिलते हैं. तो ये सब नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं. फाइबर्स जैसे कॉटन और जूट प्लांट से मिलते हैं. ऊल और सिल्क फाइबर एनिमल्स से मिलते हैं. ऊल सिप और गॉट के ऊन काटे जाने पर मिलता है. ऊल रैबिट, याक और कैमल के बालों से भी मिलता है. सिल्क फाइबर सिल्क वॉर्म के ककून से तैयार होता है. 4000 of years, natural fiber were the only one available for making fibers. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fibers. Some example of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. तो हज़ारों सालों से देखिए क्या होता है कि हज़ारों सालों से नेचुरल फाइबर ही मात्र फैब्रिक बनाने का एक लौता जरिया था. 100 साल पहले से केमिकल फाइबर बन रहे हैं जो कि किसी प्लांट या एनिमल से नहीं मिलते. उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. सिंथेटिक फाइबर के कुछ एग्जाम्पल पॉलिस्टर, नाइलॉन और एक्रिलिक हैं. अब देखिए 3.3 में हम लोग देखते हैं कि सम प्लांट फाइबर्स. कॉटन. अब देखिए कॉटन के बारे में पढ़ते हैं. हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स? This cotton wool is also used for filling mattress, quilt और pillows. तो देखिए क्या तुमने कभी दिए के लिए बत्ती या पलीता बनाया है? वो पलीते किसके बने होते हैं? कॉटन ऊल का इस्तेमाल गद्दे, रजाई और तकिए भरने में किया जाता है. Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? The small, thin strands that you see are made up of cotton fiber. तुम थोड़ा सा कॉटन ऊल लो, उसको खींच कर अलग करो. उसके किनारों को देखो तुम्हें क्या दिखा. जो छोटे पतले स्ट्रैंड्स हैं वो कॉटन फाइबर्स के बने होते हैं. Where does this cotton wool come from? It is grown in the field. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. Can you name some states of our country where cotton is grown? The fruits of the cotton plant, cotton balls, are about the size of a lemon. After maturing, the balls burst open and seeds covered with cotton fibers can be seen. Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? It looks like a field covered with sound. Figure 3.6. तो फिर देखिए क्या होता है कि देखिए कॉटन ऊल कहाँ से आता है. हम लोग सोचते हैं कि आखिर कॉटन ऊल जो है वो कहाँ से आता है. तो
तो कॉटन फील्ड में उगते हैं, कॉटन फील्ड में उगते हैं। कॉटन प्लांट ज़्यादातर उस जगह पर उगते हैं जहाँ ब्लैक सॉइल और गर्म क्लाइमेट हो। क्या तुम कुछ स्टेट के नाम लिख सकते हो जहाँ पर कॉटन प्लांट्स उगते हैं? तो इसका आंसर होगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में उगते हैं। तो कॉटन प्लांट के जो फ्रूट होते हैं जिन्हें हम कॉटन बॉल्स कहते हैं, वो लगभग नींबू के आकार के होते हैं। परिपक्व होने के बाद बॉल्स खुल जाते हैं और जो सीड होते हैं वो दिखने लग जाते हैं। तो क्या तुमने कभी कोई कॉटन फील्ड देखा है जो कटने के लिए तैयार हो? वो ऐसा लगता है कि मानो कि एक फील्ड बर्फ से ढका हुआ है। तो आप फिगर 3.6 में आप देख सकते हैं, ये देखिए 3.6 में ये देखिए कॉटन फील्ड है, ये कॉटन प्लांट है। तो ये किस तरह से है, जैसे कि आप देखेंगे कि स्नो किस तरह से होता है, बिल्कुल बर्फ से ढका होता है, उसी तरह से आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। फ्रॉम these balls cotton is usually picked by hand. Fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand. Figure 3.7. These days machines are also used for ginning. इन बॉल्स से कॉटन यूजुअली हाथों से निकाला जाता है। फाइबर सीड से कॉम्बिंग के द्वारा अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। गिनिंग ट्रेडिशनली हाथों द्वारा किया जाता है। अभी के दिनों में गिनिंग के लिए मशीन यूज़ होता है। तो देखिए आप ये 3.7 में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे निकाला जा रहा है। अब देखिए जूट पढ़ेंगे, अब हम लोग जूट के बारे में जानेंगे। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। फिगर 3.8. इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्राउंड इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। द जूट प्लांट इज नॉर्मली harvested when it is at flowering stage. The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. The stems, root and fibers are separated by hand. To make fibers, all these fibers are first converted into yarn. How is it done? तो देखिए जूट के बारे में हम लोग जानते हैं कि जूट फाइबर जूट प्लांट के स्टीम से मिलता है। इसकी खेती रेनी सीजन में होती है। इंडिया में जूट ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में उगता है। जूट को तब काटा जाता है जब वो अपने फ्लावरिंग स्टेज में होता है। कटे हुए प्लांट के स्टेम को कुछ दिनों के लिए पानी में डालकर रखा जाता है। स्टेम को और फाइबर को हाथों से अलग किया जाता है। फैब्रिक बनाने के लिए फाइबर को पहले यार्न में बदला जाता है। क्या तुम्हें पता है ये कैसे होता है? तो ये था बच्चों आपका ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये पार्ट 1 मैंने बनाया है और पार्ट 2 मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसीलिए आपको समझने में आसानी होगी। तो बच्चों आप इसे अच्छे से पढ़िए, ध्यान से बार बार सुनिए, तभी आप जो है इस चैप्टर को समझ पाएंगे और आप फैब्रिक को जान पाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाना, आपको पसंद आया, तो आप मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।